नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें। साहित्य तक स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद हैं विनीत वाजपेयी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मैं दर्शकों को बता दूं कि विनीत जी पेशे से उद्यमी हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार स्थापित किया है। आपकी कंपनी दुनिया भर की जानी मानी कंपनियों में रही है और बहुत सारे अ, जो ऑनलाइन व्यवसाय जिसको कहेंगे या विज्ञापन कहेंगे, उसकी सेवा प्रदाता कंपनी आपकी है। मैग्नन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम है। आप सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक युवा उद्यमी का, जिसको दुनिया भर में तमाम पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं, उसका साहित्य तक स्टूडियो में क्या काम है। तो मैं बता दूं कि विनीत वाजपेयी जी बहुत लोकप्रिय लेखक हैं। अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं और दोनों ही भाषाओं में आपकी पुस्तकें जो है वह अच्छी खासी लोकप्रिय रही हैं। उपन्यास लिखते हैं, समकालीन इतिहास पर आधारित उपन्यास, जिसमें कल्पना का ऐसा पुट होता है जैसे आप कह सकते हैं कि एक रहस्य लोक कहिए या कहिए कि मनोरंजक कहानी कहिए, जो आपके मन में जिज्ञासा पैदा करती है। आपकी जो बेस्ट सेलिंग सीरीज रही है दिल्ली ट्रायोलॉजी पे, वो दिल्ली पे आपने लिखी थी। इसके अलावा यह पुस्तक जो है दिल्ली सिटी ऑफ द ब्लड गेट्स, अभी मुश्किल से पिछले हफ्ते ही लोकार्पित हुई है दिल्ली में। इसका जो दूसरा भाग था विनीत वाजपेयी जी का, वो हिंदी में 1857 मस्तान की तलवार। ढेर सारी पुस्तकें हैं। हड़प्पा पर इनकी इस पर वेब सीरीज आ रही है। यह हड़प्पा श्रृंखला की पुस्तक है। विनीत जी, मैं शुरुआत पहले आपके बचपन से, आपके बारे में बातें मुलाकातें कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि जिस भी लेखक से हम बातचीत कर रहे हैं, दरअसल उनकी निर्मित कैसे हुई, वो कैसे लेखक बने। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आप अपने बारे में बताएं कि अगर मैं विनीत वाजपेयी को जानना हो मुझे, तो वो कौन है हमारे दर्शकों को खास। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने अपने इतने प्रचलित कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया। और दूसरा आभार मैं ये प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे युवा उद्यमी कहा, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया है ये शब्द सुने हुए। तो लगता है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि टुडे आई एम हैविंग अ गुड हेयर डे। तो इस बारे में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, आपका कार्यक्रम उन चंद कार्यक्रमों में से है जिसपे शायद हर लेखक आना चाहता है। हर लेखक को आपके साथ बैठ के वार्तालाप करने की बहुत बहुत इच्छा होती है, बहुत प्रबल इच्छा होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम पर बुलाने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि शायद एक लेखक की निर्मित बचपन से ही शुरू हो जाती है, तो हम लोगों का तो जिस तरह का परिवार रहा है, मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड रहा। पापा एयरफोर्स ऑफिसर थे। लेकिन जो एक नॉर्दर्न इंडियन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जिसको कहा जाता है, वो जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वो जो पूरा जो एक राजस्थान, जो पूरी एक बेल्ट है, उसमें तो मुझे लगता है कि हर घर में कहानीकार होते हैं। क्या बात। बाबा दादियों में कहानीकार होते हैं, नाना नानियों में कहानीकार होते हैं। हमें तो ये याद है कि जब से होश संभाला तो दादी ने श्रवण कुमार की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसके बाद बाबा के साथ बैठते थे तो श्री राम की कहानी सुनाते थे। चाचा लोगों के साथ जब शाम की चाय चलती थी तो बड़े बचपन से ही महाभारत पे शास्त्रार्थ सुनते थे कि भाई अर्जुन श्रेष्ठ थे कि कर्ण श्रेष्ठ थे। तो ये सारी चीजें तो शायद मुझ में ही नहीं, हमारी तरह के जितने ये घर परिवार हैं इस पूरी बेल्ट में, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं किसी हर एक के बीच में, हर एक के हृदय में एक कहानीकार है। कोई उसको किताबों के प्रति की तरह से व्यक्त कर देता है, कोई आप देखें तो गीत संगीत से करता है, लेकिन कहानियां छुपी हुई हैं हम लोगों के घरों में और परिवारों में और हृदयों में। तो मेरी भी शायद शुरुआत इसी तरह से हुई। जब जैसा मैंने कहा कि बड़े साधारण से परिवार से हम लोग आते हैं, बड़ा गर्व है उस परिवार पे। जैसा मैंने कहा, मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत रहे पूरे जीवन। तो उससे जो हम लोगों को जिस तरह की शायद अपब्रिंगिंग मिली, जिस तरह का हमको भरण पोषण मिला, शायद वो बहुत बहुत ही हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है।
लेकिन उसके साथ साथ ये भी जो चीज मिडिल क्लास परिवारों में मिलती है वो ये होती है कि आपको साथ साथ में एक महत्वाकांक्षा का भी प्रसाद दिया जाता है कि अब आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है। तो वो शुरुआत हुई, पहले एमबीए किया, फिर नौकरी करी, फिर पूरा जीवन दिल्ली में ही बीता, यहीं पे हाई स्कूल, यहीं पे 12th, यहीं पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन, यहीं पे एमबीए, यहीं पे पहली नौकरी, यहीं पे ब्याह, यहीं पे पहली बिटिया। तो पूरी तरह से दिल्ली में हम बड़े हुए। तो शुरुआत तो हुई जब थोड़ा सा बिजनेसेस वगैरह, पहले नौकरी करी, फिर बिजनेस शुरू किया। जब पहले 3-4 साल थोड़ी सी सफलता मिली प्रभु की दया से और अपने हमारी जो टीम है उसकी पूरी मेहनत की वजह से, जब थोड़ी सी सफलता मिली और 24-25 साल की मेरी उम्र थी, तो मुझे लगा कि मेरी पहली किताब आई। तो इन किताबों से पहले, ये जो 6 उपन्यास है, उनसे पहले मैंने 3 बिजनेस बुक्स भी लिखी हैं। जी, मैं वो पूछने ही वाला था, क्योंकि एक तरफ पूरा का पूरा जो आपका लेखन है, बिजनेस वाली किताबें भी काफी सफल रही हैं। तो आप व्यवसाय कर रहे थे, रम चुके थे, पिताजी एयरफोर्स में थे, जो वातावरण है वो रक्षा का था। जी। आप दिल्ली का नाम बड़े ही गर्व से ले रहे हैं, लेकिन मैं लगातार किताबों की ही दुनिया में जी रहा हूँ। मुझे पता है कि दिल्ली से जिस तरह का लेखन निकलना चाहिए था, लेखक वर्ग निकलना चाहिए था, वह नहीं निकला। जी। दिल्ली में जो लोग हैं, बड़े लेखक हैं, वो सब बाहर से आए हैं। जी। आप उन चंद गिने चुने लोगों में होंगे जिनकी पैदाइश दिल्ली की रही है और जिन्होंने लेखन की तरफ ध्यान किया। जी। सामान्य तौर पर दिल्ली का जो वर्ग है वह या तो राजनीति में चला जाता है, व्यवसाय में ज्यादातर लोग रहते हैं, और पढ़ाई लिखाई जिन लोगों ने कर ली वो नौकरी करने चले जाते हैं। जो विश्वविद्यालय हैं दिल्ली में, वो सारे बाहर के लड़कों से भरे पड़े। तो आपने इन सारे भ्रमों को, जो कहेंगे कि एक बैरियर से दिल्ली का महानगर है, कोई कल्चर एक तरफा, हर तरह की संस्कृति का दिल्ली के रहवासियों पे प्रभाव है, चाहे विदेश के लोग हों चाहे देश के लोग, आपने उसको भी तोड़ा। आपकी जैसे आपने अंग्रेजी में लिखा, आपकी किताबें बाद में हिंदी में आई, अनुवाद होके आई हैं। अंग्रेजी लिखते हुए भी, आपसे बात करते हुए मुझे कभी कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि आप मूलतः अंग्रेजी के लेखक हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिंदी के सम्मानित लेखक से जब मैं बात करता हूँ, तो जैसे उनसे सहज होता हूँ, वैसे ही आपकी भाषा पे पकड़ है। तो मेरा सवाल, 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि आप जब व्यावसायिक किताबें लिख रहे थे, मैं चाहूँगा कि उनका नाम भी दर्शकों को आप खुद बताएं कि वो तीनों किताबें जो व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़ी थी, उनका नाम क्या था, और उससे आप फिक्शन की दुनिया में, यानी उपन्यास की, और काल्पनिक उपन्यास की, और वो भी ऐसे उपन्यास की श्रृंखला जिसमें हड़प्पा भी हो, काशी भी हो, दिल्ली भी हो, इतिहास भी हो, पुराण भी हो, रहस्य भी हो, रोमांच भी हो, इस दुनिया में कैसे आए? जी, तो सबसे बड़ी बात जो है वो जो आपने कहा कि जो व्यवसाय के बारे में जो मैंने किताबें लिखी हैं, तो जब शुरुआती तौर पर, जब शुरू में जब कंपनी थोड़ी सी चलने लगी और जेब में थोड़ा धन आने लगा, और ये लगने लगा कि यार जितना रहस्यमयी ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप की दुनिया जिसको कहते हैं, वो उतनी है नहीं, और अगर इसमें मेहनत से डट के आदमी काम करे तो सफलता के उतने ही आपके पास मार्ग मिलेंगे जितने कि आप किसी और व्यवसाय में मिलते हैं। तो मुझे लगा यार, लेकिन जिस तरह मैं एक गलतफहमी में था और एक भय था इस पूरी दुनिया के बारे में, कि जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके बारे में, तो ऐसा तो जो हमारे मध्यम वर्ग के कई लड़का लड़की होते हैं, कई युवा होते हैं, उन सबके मन में भी है। तो मुझे लगा कि हर व्यक्ति को ऐसा क्यों हो कि उस पूरे लूप से खुद ही जाना पड़े, वो जो कहते हैं ना, रीइन्वेंटिंग द व्हील। तो किस तरह हमने अपनी छोटी सी कंपनी शुरू करी, फिर उसको किस तरह से हम मार्केट में उतार पाए, किस तरह से उसमें हमको थोड़ा सा जैसा मैंने कहा कि मुनाफा या धन की प्राप्ति होने लग गई, उसकी वजह से फिर और ग्रोथ हुई। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे अपने ही जैसे मध्यम वर्ग के लड़का लड़कियों के लिए मुझे ये एक कुछ लिखना चाहिए जिसमें मैं बता सकूं कि मैंने ये थोड़े से समय में 3 से 5 साल के बीच में मैंने क्या सीखा। और आप
उसको पढ़ के कई जो हम अपने मन में भय क्रिएट कर लेते हैं, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इस बड़े डीप सेंस ऑफ पर्पस से मैंने वो किताब लिखी कि हजारों लाखों लोगों को वो किताब मदद करे। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी वो पहली किताब थी, लेकिन हमने 20,000 प्रतियों से ज्यादा वो किताब बेची थी सन 2004 में। तो मैं तब से लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि युवा जब आपने कहा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो 2004 में वो पहली किताब आई, फिर थोड़ा सा जीवन, थोड़ा सा व्यवसाय और आगे बढ़ा। वो जो पहली किताब थी उसका नाम था बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, कि स्क्रैच से कैसे आप एक कंपनी को या एक व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, कंपनी और बड़ी हुई, हम लोग करीब 100-150 लोग हो गए। फिर मुझे लगा यार कितने व्यवसाय होते हैं जो छोटे बनकर ही रह जाते हैं, जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन वो एक छोटी सी दुकान, वो एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी, वो एक छोटा सा पब्लिशिंग हाउस, वो उनको कैसे मार्गदर्शन दिया जाए कि हम इसको, आप अपनी एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी कैसे बना सकते हैं। तो उसमें मेरी दूसरी किताब आई जो कि 2011 में आई, जिसका नाम था द स्ट्रीट टू द हाईवे। उसका जो हिंदी संस्करण था उसका नाम था आसमान से आगे। वो किताब थी कि कैसे एक लघु उद्योग को, एक छोटे उद्योग को एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए वो क्या रहस्य हैं, वो क्या रास्ते हैं, वो क्या कठिनाइयां हैं और वो क्या सॉल्यूशंस हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। वो किताब भी काफी सफल हुई। और फिर तीसरी किताब जो मैंने 2019 में लिखी, उसका टाइटल था द 30 समथिंग सीईओ। तो अब पहले जमाने में जो हुआ करता, और वो भी आप समझ लीजिए मेरी ही अपनी कहानी पर था, क्योंकि मेरी जो कंपनी है मैग्नॉन ग्रुप, उसको 2012 में दुनिया की जो फॉर्च्यून 200 कंपनीज कहा जाता है उसमें दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशंस का कंग्लोमरेट है ओमनीकॉम ग्रुप, उन्होंने मेजॉरिटी एक्वायर किया उस कंपनी को। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था वो। एक छोटी सी, हमने बरसाती जो होती है लाजपत नगर में, वहां से कंपनी शुरू करी थी और वहां से ओमनीकॉम का हिस्सा बन जाना एक बहुत बड़ी सफलता थी। और न सिर्फ ये हुआ, ओमनीकॉम की जो सबसे बड़ी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है TBWA नाम की, वो ग्लोबल टॉप 10 दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में से एक है। मुझे उसका इंडिया CEO बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं CEO बना तो मैं सिर्फ 35 साल का था। तो बहुत सारे उस समय हमारे जो मीडिया के मित्र हुए, जो इंटरव्यूज हुए एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग वाली जो इंडस्ट्री के, सबने यही पूछा कि आप इतनी कम उम्र में आपको ये अवसर मिला। तो मैंने उनसे कहा कि ये मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन मेरे जीवन में कभी आएगा, पर अगर आ गया है तो मैं फिर से इस बारे में स्वयं भी सोचना चाहूंगा कि ऐसा मैंने क्या किया, ये कैसे मुमकिन हो पाया। और मैं ये भी उन कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये ना सोचें कि आपको CEO बनने के लिए वो 53-55 साल के जो टिपिकल दिखाते हैं गोल्फ खेल रहे हैं, और वो आपको वो नहीं उतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप उससे पहले भी अगर आप मेहनत करें और सूझबूझ से काम करें तो आपके लिए भी ये रास्ता खुला है। तो ये किताब थी द 30 समथिंग CEO। तो ये मेरी 3 व्यवसायिक किताबें आई थी। वहां से आप ये अचानक से इस दुनिया में हड़प्पा सीरीज जो आपकी, मुझे लगता है कि फिक्शन के क्षेत्र में जब आप घुसे तो हड़प्पा सीरीज में घुसे जी। और यहाँ से जो टाइम्स ऑफ इंडिया या जो दूसरे संस्थानों का जो उस समय समीक्षाएं हुई, उनका कहना था कि एक नए सुपरस्टार का उदय हो रहा है इस विशेष क्षेत्र में। इधर घुसने की कैसे जरूरत पड़ी, या आपके दिमाग में कब आए कि मुझे इसको लिखना है, और उसमें आपने दिल्ली को केंद्र बनाया? खास बात ये कि आपका जो दिल्ली से प्यार है अपनी किताबों को लेके, वो भी एक बड़ा आश्चर्यचकित करता है। और दूसरा ये है इस पे चर्चा होनी चाहिए जी, इस पर भी होनी चाहिए कि दिल्ली से आपका जो प्यार है, और फिक्शन में आपकी किताबों का, जो मैं आपकी किताबों से गुजर रहा था, उनका लेखन एक अलग लेवल का है। मुझे लगता है कि आप अलग तरह से चीज़ों को लिखते हैं। जैसे पता नहीं इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है कि आप घटनाओं को, जैसे कोई पटकथा लिख रहा हो, हमारे सामने किसी फिल्म को चलना हो, तो आप उस तरह से लिखते हैं। मतलब आपके पाठक को आपकी किताब पढ़ते हुए अपने दिमाग पर कोई जोर नहीं देना है, वो जो पढ़ रहा है उसके सामने उसके दृश्य उभरते चले जाते हैं। जी जी। तो आप फिक्शन के क्षेत्र में कैसे आए, और फिर यहाँ भी आपने काफी अच्छा खासा
नाम कमाया। तो वो पहले तो इसके बारे में बताएं कि आप फिक्शन की तरफ रुझान होने की वजह क्या थी? तो जयप्रकाश जी, फिक्शन की तरफ तो रुझान हमेशा से था। और जैसा कि मैंने कहा कि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कहानियां तो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होती हैं, तो चाह तो शुरू से थी। लेकिन उर्दू की एक लाइन है ना जिसमें कहते हैं कि तुझसे भी दिल फरेब है गमे रोजगार। तो इससे पहले कि अब ये तो पता था कि लेखक बनकर तो जीवन चल नहीं पाएगा, तो पहले जीवन यापन के लिए जो करना है वो करना है, तो उस दिशा में बढ़े। पर अंदर से वो एक इच्छा तो थी ही, वो एक प्रबल अपने अंदर लगता था कि हम लिख सकते हैं। उसके साथ साथ कई चीजें हुई। सबसे पहली चीज हुई, थोड़ा सा वेस्टर्न लिटरेचर को जब हमने देखा, तो हमने देखा कि वहां पे उनको वो अपने कल्चर को लेकर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का बैकग्राउंड लेकर के, चाहे वो उनकी जो मिथ्स एंड स्क्रिप्चर्स हैं उस पर, चाहे वो नोआज आर्क से लेकर शुरू करें, चाहे वो बाइबल से लेकर, 10 कमांडमेंट्स से लेकर, या चंद सालों पहले दा विंची कोड जैसी किताबें लेकर, जब हमने देखा कि पश्चिम में जिस तरह का लेखन हो रहा है, वो लोग अपनी सभ्यता को और अपने पास्ट को न सिर्फ बहुत खूबसूरती से उजागर कर रहे हैं, उसके चारों तरफ तरह तरह की कहानियां और तरह तरह की रोचक क्रिएशंस हो रहे हैं। न सिर्फ किताबों में, आप चाहे सिनेमा में देख लीजिए, किताबों में देख लीजिए, हर तरीके से वहां के आप ब्रॉडवे शोज में देख लीजिए। और यहाँ पे जब हमने देखा तो बहुत बहुत मैं मेरी तरह की किताब लिखने वाले, आपने नाम भी लिए, चाहे वो अमीश हो, अश्विन हो, सभी मित्र हैं, सभी बहुत उनको बहुत मैं उनसे बहुत सीखा है और बहुत मानता हूं। फिर भी जब मैंने देखा कि यहाँ पे जिस तरह का लेखन हो रहा था, स्पेशली जिसको हम लोग कह लें कि इतिहास को लेकर के, और जो हमारी वही पुराण स्क्रिप्चर्स, वो सारी चीजों को लेकर के, जिसको हिस्टोरिकल थ्रिलर या माइथोलॉजिकल थ्रिलर या फैंटेसी कहा जाता है, तो हमने देखा कि हमारे जो पुराणों में या हमारे स्क्रिप्चर्स के जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बार बार उन्हीं का इंटरप्रिटेशन और री इंटरप्रिटेशन हो रहा है। कुछ एक उनमें से बहुत सुंदर भी है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो कुछ करना गलत है। और शायद हमारी संस्कृति हमको इस बात की बड़ा गर्व है इस बात पे कि हमको इस बात का वो फ्रीडम देती है कि हम उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकें। अपने भगवान को भी हम अपना मित्र मानकर और अपना एक आर्ट का सब्जेक्ट मानकर हम उसको बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकें। इस बात पे बड़ा गर्व है हमको, और ये कभी भी बदलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ कहानी के रूप में देखें और साहित्य के रूप में देखें, तो ये लगा कि एक ही कैरेक्टर्स को या कुछ कैरेक्टर्स को, जैसे द्रौपदी पर ही 5 अलग अलग किताबें हो गई, शिव जी पर बहुत किताबें हो गई, प्रहलाद पे हो गई, नरसिंह अवतार पे हो गई, अशोक पे हो गई, चाणक्य पे हो गई। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने सोचा कि यार ऐसा भी तो किसी को करना चाहिए कि हम इतिहास को जरूर उठाएं, अपनी फैंटेसी पुराणों मिथ्स को जरूर उठाएं, लेकिन उनमें नई कहानियां कहें, नए किरदार लेकर आए, नए मॉडर्न युग से उनको जोड़ें। आज हम लोग, मेरी बिटिया एक दिन घर आई और बोली कि मेरे, आपको पता है पापा, मेरे स्कूल में एक लड़का है हमारी क्लास में, वो 5 पांडव के नाम नहीं बता पाया। तो ये उस लड़के की गलती नहीं है, वो ये हम इस पूरे समाज की, उसके पेरेंट्स से शुरू करके टीचर्स से लेकर के हम सब की इसमें जिम्मेदारी है कि ऐसा क्यों है कि वो बच्चा नहीं सीख पाया 5 पांडवों के नाम। तो मुझे लगा कि अगर हम इस तरह की कहानियां लिखेंगे जो उनके लिए फिर से होगा कि यार वही चीज दोबारा पढ़नी है, तो बहुत लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम उसमें एक कंटेम्प्रेरी कहानी, एक मॉडर्न कहानी लिखें, काशी की बात करें, लेकिन आज की काशी की बात करें, उसको जोड़े 5000 साल पुरानी काशी से, हड़प्पा की बात, हम लोग सरस्वती सभ्यता की बात होती है, सब लोगों ने एनसीईआरटी की किताब में पढ़ के भूल गए। वो इतनी बड़ी रहस्यमयी एक पूरा प्रसंग है हमारी हिस्ट्री का, लेकिन वो भूला हुआ था। तो ये सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि वेस्टर्न देखा, वेस्ट में किस तरह से बहुत खूबसूरती से किताबें लिखी जा रही थी, अपने यहां भी देखा कि हाँ कोशिश हो रही है, लेकिन सिर्फ री इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगा कि अगर हम दशावतार के विष्णु जी को आज की होती हुई किसी कहानी से जोड़ दें, अगर हम क्रिश्चियनिटी के जो इंक्विजिशन होता था उसको हम आज की क्राइम और रिलीजन से जोड़ दें, तो किस तरह की कहानी आएगी। और उसको पढ़ के आज का जो युवा है उसको न सिर्फ इन कहानियों में आनंद आएगा पढ़ने में, उसको अपने सारे स्क्रिप्चर्स और अपने इतिहास के बारे में एक बहुत अलग ढंग से पढ़ने को मिलेगा।
मुझे लगता है कि शायद आदि पुरुष में मनोज मुंशीर और लेखक से यही गलती हुई कि उन्होंने उसको आप आपसे अगर पहले आपको सुन लिए होते और पूरी राम कथा को आधुनिक संदर्भों में ले आए होते तो उनको ये खामियाजा न भुगतना पड़ता जो अभी उनके सामने दिक्कत जी है। जी जी क्योंकि जब इस पे अगर आप जयप्रकाश जी, माफ कीजिएगा आपको नहीं इंटरप्ट किया, लेकिन इस पे मेरे ख्याल से मैंने अभी तक आदि पुरुष देखी नहीं है। परसों मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरी बिटिया देख कर आए। जो उनसे मैंने सुना और जो मैं जितना सब कुछ आसपास पढ़ रहा हूं, उसमें मैं एक अपना एक बस ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमको गर्व है इस बात पर कि हम अपने ढंग से प्रभु श्री राम के बारे में लिख सकते हैं, हम भगवान विष्णु के बारे में लिख सकते हैं, हम शिव जी के बारे में लिख सकते हैं, दुर्गा माता के बारे में लिख सकते हैं। और जो भी लेखन होगा या जो भी क्रिएटिव आउटपुट आता है, उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि इसके पीछे मंशा क्या है। आप हमारी किताबें पढ़ेंगे, उसमें आपको कई जगह काशी का, मंदिरों का, हर तरीके का वर्णन मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज उसमें दिखेगी और वो है असीम प्रेम और असीम अपनापन। और जब असीम प्रेम और असीम अपनापन होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिर आप लिबर्टी भी लेने का अपना अधिकार समझते हैं। तो हमने मत्स्य अवतार को एक ऐसा रूप दिया अपनी किताब में जिसमें कि वो आधे मनुष्य भी हैं, आधे भगवान भी हैं। आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आदि पुरुष के साथ जो हुआ, मैंने तो फिल्म देखी नहीं है तो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता हूं, लेकिन इसको देखकर अगर ये होने लग जाए कि लोग अपने धर्म पर, अपने स्क्रिप्चर्स पर आगे फिल्में बनाना बंद कर दें, ये सोचकर कि यार अगर हल्की सी भी गलती हो गई तो हमारी तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी या हमसे लाखों लोग नाराज हो जाएंगे, उसमें नुकसान हमारे कल्चर का ही होगा। लोगों को, खास करके हम लोग तो, जैसा मैंने कहा, एक एयरफोर्स ऑफिसर के परिवार से हैं, तो हम लोगों को तो बचपन से सिखाया गया है सर्वधर्म समभाव। हम लोग तो गुरुद्वारे के सामने भी वैसे ही सर झुकाते हैं, चर्च के सामने भी और मंदिर के सामने भी और मस्जिद के सामने भी। तो बचपन से हमको तो यही ट्रेनिंग दी गई है, यही संस्कार दिए गए हैं। लेकिन हम इन सब फेथ्स को एक जैसा मानते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो एक बड़ा, जो हिंदू धर्म हम लोगों को परमिट करता है कि आप दोबारा इंटरप्रेट करिए। आज हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामचरितमानस को शायद एक वर्क ऑफ जीनियस कहा गया है। उसमें फिलॉसफी भी है, आर्ट भी है, रिलीजन भी है, फेथ भी है, सब कुछ है। अगर आप एक तरह से देखें तो रामचरितमानस भी तो एक इंटरप्रिटेशन था। 10वीं सदी में गीत गोविंदम लिखा आई थिंक जयदेव ने, वो भी तो एक इंटरप्रिटेशन था। आज कृष्ण राधा और कृष्ण लीला को हम लोग इतना मानते हैं, मंदिरों में है, वो जयदेव जी ने ही अधिकतर शुरू किया था। तो मेरा सिर्फ एक चेतावनी रहेगी कि ये जरूर हम अपने भगवानों को, अपने स्क्रिप्चर्स को हम बहुत अपने हृदय के निकट रखें और वो हमारे लिए बड़े प्रेशियस भी हैं, लेकिन हम इतने भी ज्यादा कठोर न बन जाएं कि उसको कोई अगर सुंदर रूप देने की कोशिश कर भी रहा है तो वो इस डर से रुक जाए कि यार पता नहीं किस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। बस ये मेरा इसमें कहना है। नहीं, दरअसल उसमें लोगों को, जो मुझे लगता है, जो मैंने वो फिल्म देखी भी है जी, और मैंने कहा भी था उसके निर्देशक और लेखक को भी कि उस फिल्म का सबसे जो कमजोर पक्ष है वह उसका डायलॉग है। दरअसल जब हम आपकी किताबों में जब आप नामों का चयन करते हैं या स्थान का चयन करते हैं तो बहुत एक, जैसा कि आपने कहा भी कि अगर आप प्रेम है तो लिबर्टी है। जी जी, तो मैं उस पर संशय नहीं खड़ा करता, लेकिन केवल कॉमर्स नहीं है, केवल व्यवसाय वो तो बिल्कुल ही नहीं। जी, ठीक है जी। अब मैं जरा आऊंगा आपकी पहली जो सीरीज थी हड़प्पा सीरीज, जो 3 श्रृंखलाओं में है जी, इसके कथानक के बारे में। हालांकि मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो है हड़प्पा सीरीज जो है वह हिंदी में भी आई है, और चूंकि हमारा कार्यक्रम हिंदी में है तो अगर आपको अंग्रेजी समझ में आती है तो विनीत वाजपेयी का नाम जब आप सर्च करेंगे इनकी किताबों का तो अंग्रेजी की सीरीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हड़प्पा रक्त धारा का श्राप, ये उसका पहला भाग था। दूसरा भाग जो है वह विनाशकारी प्रलय था, और तीसरा भाग जो है काशी काले मंदिर का रहस्य।
ये 3 भाग में ये हड़प्पा श्रृंखला की पुस्तकें हैं। उसके बाद दिल्ली श्रृंखला में जो 2 पुस्तकें, तीसरी पुस्तक अभी अंग्रेजी में आई है, इसका हिंदी संस्करण आ रहा होगा, जो मस्तान, दिल्ली का बागी सरफरोश, और इसका जो दूसरा भाग है दिल्ली श्रृंखला का, वो 1957 मस्तान की तलवार, और ये तीसरा जिसको जो अभी लॉन्च हुई है और हिंदी में आ रही होगी, कुछ समय लगता है। आप लोग जानते ही हैं कि अनुवाद की जो प्रक्रिया है वह थोड़ी तकनीकी अनुवाद नहीं होता, गूगल से नहीं होता, इसलिए समय लगता है। तो हड़प्पा श्रृंखला का जो मुख्य कथानक और इसके जो मुख्य किरदार हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जब लेखक से बात कर रहे हैं और उनकी पुस्तकों पर बात कर रहे हैं तो लोग किताबें खरीदें, पढ़ें और फिर उसको समझें अपने से। जी, तो सबसे पहले तो जयप्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने इस तरह की कई मतलब इतने प्रचलित तो नहीं, पर इसी के समान कई बार इस तरह के हमारी चर्चाएं हुई हैं, इंटरेक्शन हुआ है, टीवी हो चाहे और माध्यमों में, किसी ने भी मेरी किताबें उठा उठा के दिखाई नहीं। तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने ये जो मुझे थोड़ी सी मार्केटिंग दे दी है, इसके ये मेरे लिए बड़ा काम है। देखिए, ये पुस्तकों का कार्यक्रम है और हमारा यह मानना है कि अगर पुस्तकें खरीदी जानी चाहिए और पढ़ी जानी चाहिए। पाठक की अपनी इच्छा है, लेकिन अगर पुस्तक संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी तो हमारे साहित्य नहीं बचेंगे। जी। और वाचिक परंपरा में जिस समय में हम हमारे जब पुराने समय की बात करते हैं, जब वेद की बात करते हैं या महाभारत और रामचरितमानस रामायण की बात करते हैं, तो वो श्रुतियों में जिंदा थे। आपने खुद भी कहा कि हमने नानी दादी से कहानी सुनी, लेकिन इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सूचना के इतना अबाध स्रोत है कि चीजें विस्मृत हो जाती हैं। तो अब चीजों को जिंदा करने के लिए पुराने समय में श्रुतियों ने चीजों को जिंदा रखा, लेकिन आज अगर कोई जिंदा रखना चाहे तो उसे इन छपे हुए शब्दों पर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में सूचना के सतत स्रोत अभी इस समय डिजिटल वर्ल्ड में जी। तो उससे चीजें विस्मृत ना होने लगे। अब लोगों की याददाश्त भी उस तरह से नहीं है, इसलिए किताबें जरूरी हैं। तो किताबों को मैंने इसलिए दिखाया, और हमारी बराबर साहित्य तक की या जो बुक कैफे का कार्यक्रम में जो करता हूँ या बातें मुलाकातें, इनका उद्देश्य यही है कि पुस्तक संस्कृति जिंदा हो, लोग खरीद कर पढ़ें किताबें और लगातार पढ़ने की प्रवृत्ति अपने अंदर जागृत करें, ताकि अपने वो ज्ञानवान भी बन सके और मनोरंजन भी कर सके। जी, नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मुझे इससे एक छोटा सा बहुत सुंदर सा प्रसंग याद आता है अपने ही जीवन का। जब हमने नया नया अपना काम शुरू किया था तो एक बहुत बड़ा बैंक है, उनके जो HR हेड थे, उनसे मुझे एक बार मिलने का मौका मिला कुछ काम के ही सिलसिले में। और उन दिनों मेरी पहली किताब आई हुई थी, मैं भी बिल्कुल एक युवा उद्यमी था, तो अपनी किताब देने में बड़ी प्रसन्नता भी होती थी, लोगों को बड़ा गौरव महसूस होता था, तो उनको भी मैंने दी। और वो बहुत ही सीनियर, बिल्कुल पूरे नेशनल HR हेड थे उस बड़े बैंक के। उन्होंने ली किताब और कंधे पे हाथ रखा, बहुत तारीफ करी, और फिर किताब को उलट पलट के देखा और अपना पर्स निकाला और 250 रुपए हमको पकड़ा दिए। तो मैं बड़ा संकोच में, मैंने कहा, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो मैं आपके लिए लाया हूं, ये मेरी तरफ से है। और शायद वो इतनी ऊंचाई पर इसीलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने इस तरह से सोचा। उन्होंने कहा कि विनीत, अगर किताबों को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया और अगर किताबें मुफ्त में बंटने लग गई, तो वो दिन दूर नहीं जब बहुत कम ही लोग रह जाएंगे जो किताबें लिख पाएंगे। He said, आज जो है 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए का मल्टीप्लेक्स का टिकट लेकर लोग सिनेमा देखने चले जाते हैं, जो 2 घंटे में खत्म हो जाता है। और किताब जो आपके साथ 1 महीना रहेगी और फिर पूरे जीवन आपके शेल्फ में आपका साथ देगी, आप 10 लोगों को उसके बारे में बताएंगे, पढ़ेंगे। आज 250 रुपए की किताब खरीदने से पहले बहुत लोग सोचते। तो उन्होंने मुझे वो जो पैसे दिए, मुझे वो चीज कभी नहीं भूली कि यही सम्मान किताबों के लिए, पुस्तकों के लिए और लेखकों के लिए हम लोगों को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, वो बड़ा आवश्यक है। और हड़प्पा की आपने जो बात पूछी, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब हमने शुरू किया तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लेता हूं, और हिंदी में कविता पाठ भी करता हूं थोड़ा बहुत। लेकिन जब ये बात हुई कि अब इसको इंग्लिश में लिखा जाए कि हिंदी में, तो वही थोड़ा सा जो कहते हैं कि व्यवसायिक फैसले
भारी पढ़ने लग जाते हैं, तो हुआ कि भाई इंग्लिश की किताबें ज्यादा बिकती हैं तो इसको इंग्लिश में ही लिखा जाए, फिर लिखी और बहुत 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 प्रेम मिला, बहुत क्रिटिक्स का, मीडिया का बहुत प्रेम मिला। 3 लाख से अधिक प्रतियां हम बेच चुके हैं हड़प्पा ट्रिलॉजी की, जो कि शायद पिछले दशक में एक आधी और किताबें हैं जिन्होंने इससे ज्यादा बिक्री करी है। तो बहुत प्रेम मिला हड़प्पा ट्रिलॉजी को। और पहले एक बहुत बड़े फिल्म स्टूडियो ने इसको लिया इस पे फिल्में बनाने के लिए, 2 बड़ी फिल्में, बाहुबली जैसी, बाहुबली 1 और 2 जैसी, पर उसके इमीडिएटली बाद कोविड आ गया तो वो थोड़ा सा ठंडे बक्से में चला गया। अब भी ये जो किताब है हड़प्पा ट्रिलॉजी, ये अब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमारा जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है वो होता है, पर हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज के साथ ये किताब है और उम्मीद है कि आप बहुत जल्द 2 बड़ी फिल्में इसमें देख पाएंगे। लेकिन जो सबसे प्रसन्नता की बात हुई वो ये हुई कि हमने 3 लाख कॉपियां तो अंग्रेजी में बेची, फिर जब इसका हिंदी का अनुवाद आया बिना मार्केटिंग किए, जयप्रकाश जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़ा बहुत जो सोशल मीडिया पे आदमी को थोड़ी सी फेमिलियरिटी के लिए आप कर देते हैं या थोड़ा सा अमेजोन पे आप प्रमोट कर देते हैं, 0 मार्केटिंग हमने करी होगी। और जिस गति से हड़प्पा ट्रिलॉजी हिंदी में बिकनी शुरू हुई है उसकी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से होगी। और फिर हमको समझ में आया कि ये जो कहानियां हैं ये हिंदी पाठकों के हृदय के बहुत बहुत करीब है। आप अगर इसमें बात कर रहे हैं सरस्वती सभ्यता की कि भाई सरस्वती नदी कहां गायब हो गई, या क्या आर्य वाकई में बाहर से आए थे, नीली आंखों वाले, भूरे बालों वाले, घोड़े दौड़ाते हुए खैबर से आए और फिर उन्होंने यहाँ के दस्युओं को हराकर और फिर उनको विंध्या के नीचे भेज दिया, क्या वाकई में ऐसा हुआ था? या सिर्फ ये मैक्स म्यूलर बोलते हैं या कुछ और वेस्टर्न हिस्टोरियंस बोलते हैं? सरस्वती नदी थी कि नहीं थी? गायब हुई थी कि नहीं गायब हुई थी? इंडस वैली का पतन क्यों हुआ था? उससे काशी कैसे जुड़ी हुई है? और उस काशी नगरी से आज का धर्म हो, आज का क्राइम हो, आज का फेथ हो और आज का युवा हो, वो कैसे जुड़ा हुआ है? और उसी में बहुत सारी जब आप देखते हैं कि इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का भी है वर्णन है, इसमें गंगा मैया जो कहा जाता है बनारस में, हमारा निहाल रहा है बनारस में, इसलिए काशी से बहुत मन जुड़ा हुआ है, इसीलिए शायद लिख भी पाए, वरना उसके जैसे रहस्यमयी, उसके जैसे महान नगर के बारे में लिख पाना, जिसको कहते हैं कि 10,000 वर्ष से मणिकर्णिका जो वहां पे क्रेमेशन ग्राउंड है, कहते हैं 10,000 वर्ष से वहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अग्नि चिता जल न रही हो। इस तरह के नगर के बारे में कौन लिख सकता है? तो पर क्योंकि इतना प्यार रहा बचपन से, साथ में उसके जुड़े रहे, तो जब ये सारी चीजें मिलकर आती हैं तब समझ में आया कि शायद ये जो हिंदी रीडिंग जो पाठक है, ये उसको बहुत ज्यादा मनोरंजन देने वाली, कहना नहीं चाहिए लेकिन शायद कुछ हद तक ज्ञान देने वाली और फिलॉसफी देने वाली किताबें एक साथ से शायद सरस्वती माता की कृपा ही थी कि ये हम किसी तरह लिख पाए। तो हिंदी में तो ये ऐसे बिक रही है कि पहले वही लिख देते है ना, ज्यादा वो नहीं करनी पड़ती एडवर्टाइजिंग। नहीं, लेकिन आप पैसे के लिए कर नहीं रहे थे ये काम, और चूंकि ये लेखन आपके लिए किसी भी तरह से आपके मन के दिल के करीब काम था, और आप लेखक इसलिए बने क्योंकि आपके पीछे पारिवारिक उस तरह की परंपरा, विरासत और आपके दिमाग पे वो कहानियां थी और उनको आप नए सिरे से ले जाना चाहते थे, तो इसलिए आपने पहले नहीं लिखा होगा। जो दिल्ली की सीरीज है उसमें आपका हीरो, मैं कहूँ नायक जो है वह मस्तान क्यों? जी। और सामान्य तौर पर लोग 1857 की क्रांति को उस रूप में नहीं देखते हैं, भूल चुके हैं, लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था, आपने बहुत ही करीने से उस पूरे समय को स्थापित किया है अपनी पुस्तक में। जी। तो ये नायक जो आपके नायक हैं आपकी किताबों की, जी, वो आप तक कैसे पहुंचे? जी, नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये जो अब हर लेखक का अपना अलग तरीका होता है, अपना अलग एक प्रोसेस होता है लिखने का, लेकिन जब मैं लिखता हूं तो मेरे लिए शायद सबसे बड़े जो 2 स्तंभ आप समझ लीजिए होते हैं पूरे उपन्यास को लिखने के। एक जो आपने कहा जो मेन किरदार होता है वो, और दूसरा
इतिहास का या अपने माइथोलॉजी का वो कौन सा प्रसंग है जो मैं उजागर करना चाहता हूं। तो ये दो बड़ी चीजें होती हैं। तो मस्तान पे आने से पहले इसी तरह जब हड़प्पा ट्रिलॉजी लिखी तो उसका जो मेन कैरेक्टर है विद्युत, आप मानेंगे नहीं लेकिन जो हमारे जिन फिल्म स्टूडियो के साथ हम काम कर रहे हैं उन्होंने बड़े से बड़े एक्टर्स को, मूवी स्टार्स को वो कैरेक्टर सुनाया है, पढ़ाया है और बहुत हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट उनको मिला है। और वो कैरेक्टर इतना पसंद किया गया है क्योंकि वो एक आज के जमाने में बड़ा यूनिक किसी की अगर पर्सनालिटी हो जिसमें वो कहता है, जो एक दैव का एक वर्णन है कि वो आधा मनुष्य भी है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ईश्वरत्व भी है। तो उसमें ग्रे एरियाज भी हैं। वो सिगरेट पीता है लेकिन उसमें एक, जैसे आपको लगेगा कि आप मॉडर्न डे में अगर कोई बहुत ही डैशिंग, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही मिस्टिकल, तंत्र मंत्र को जानने वाला, लेकिन अगर उसमें कहीं कहीं भगवान श्री राम का कैरेक्टर अगर जुड़ा जाए तो वो कैसा बनेगा। तो विद्युत नाम है उस कैरेक्टर का और वो इतना पसंद किया गया है। जयप्रकाश जी, मैं आपको बताऊं, आप ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं उनके रिव्यू पढ़ेंगे, उसमें खासकर महिलाओं ने लिखा है कि विद्युत के कैरेक्टर से आपने पुरुषों का जो, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ऊंची कर दी है कि अब मुझे लगता नहीं मुझे अपने लिए कोई योगी वर मिल पाएगा या मैं उससे प्रसन्न हो पाऊंगी। तो बहुत उसको कैरेक्टर को प्रेम किया गया। प्लस ये समझ में आता है कि किस तरह से लोग बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं हमारे किरदारों से। विद्युत का जो किरदार है उसमें बहुत कहानी तो नहीं बताऊंगा, संक्षेप में बताता हूं कि एक जगह है कि उसका एक दामिनी नाम की लड़की से उसका बड़ा मन जुड़ा होता है, प्रेम होता है उसको। और फिर दूसरी नॉवल में एक नैना नाम की लड़की आती है जिसमें थोड़ी देर के लिए विद्युत का मन डगमगाता है, डोलता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी महिलाओं ने मुझे फेसबुक मैसेजेस, ट्विटर मैसेजेस और ईमेल्स लिखी हैं कि ऐसा कैसे कर दिया विद्युत ने, उससे तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे तो हमारी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तो उससे मुझे समझ में आया कि हम तो लिख देते हैं कि अच्छा हम कहानी लिख रहे हैं, लेकिन वो उन कैरेक्टर्स से बहुत जुड़ गए हैं हमारे लेखक। तो इसीलिए कई लोगों को जब ये पता चला, जब न्यूज आई कि ये फिल्म स्टूडियो ने हड़प्पा ट्रिलॉजी को ले लिया है, तो बाहर अखबारों में खबर आई। किसी ने तो ये भी हिंदी अखबार ने निकाल दिया कि 400 करोड़ की फिल्म बन रही है, ऋतिक रोशन होंगे विद्युत। अब पता नहीं किसने निकाला वो, लेकिन निकल गया। तो बहुत सारे लोगों की फिर से चिट्ठियां आने लग गई, मेल्स आने लग गई, आप इसको फिल्म न बनने दें क्योंकि ये जो किताबों की खूबसूरती है ये फिल्म वाले चौपट कर देंगे। तो इतना मन जुड़ जाता है हमारे पाठकों का। मस्तान के साथ भी यही हुआ। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि एक काशी नगरी से बहुत ज्यादा प्रेम है और दिल्ली से एक अजीब सा जुड़े हुए हैं बचपन से। और कुछ तो बात है इस शहर में, कुछ तो एक खिंचाव है रहस्यमयी कि चाहे वो अमीर खुसरो हो, चाहे वो मीर तकी मीर हो, गालिब हो, अमृता प्रीतम हो, खुशवंत सिंह हो, ऐसा क्या है इस शहर में कि सबको लिखने पे मजबूर हो गए। तो शायद वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ होगा। दिल्ली के साथ एक नाता जुड़ा हुआ है और जैसा मैंने कहा कि बड़ा एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। और दिल्ली के बारे में क्या क्या बाहर कहा जाता है वो सब भी मैं भली भांति जानता हूँ, उसको मैं कई जगह डिफेंड भी करता हूँ लेकिन कुछ तो है। और मैंने कहीं में पढ़ रहा था कि अगर 5 नगर माने जाए पूरे विश्व में जिसमें कहा जाता है कि सबसे ज्यादा, सबसे रिच हिस्ट्री, सबसे ज्यादा डेप्थ किन 5 शहरों में है, तो उसमें शायद एक एथेंस था, एक रोम था, इस्तांबुल था, कायरो था और दिल्ली। तो अगर पूरी दुनिया के 5 हिस्टोरिकली रिच शहरों में जिस शहर की गिनती होती है, जिस शहर को कहा जाता है कि पांडवों ने शुरू में स्थापित किया, और ये जो नई किताब आई है दिल्ली सिटी ऑफ द ब्लड गेट्स, जिसका हिंदी अनुवाद भी आएगा, उसका पहला चैप्टर मैं आपसे कहूंगा जयप्रकाश जी आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत बहुत रोचक लगेगा क्योंकि वो खांडव दहन से शुरू हुआ है। तो जिस शहर में आज हम बैठे हैं, आज हमारे जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं और जहां पे हमारे राजधानी है देश की, और जो पांडवों ने शुरू करी, और जिसमें इतिहास इतना है, जिसमें साहित्य इतना है, जिसमें शायरी इतनी है, जिसमें क्विजीन इतनी है कि आप पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते उम्र बीत जाएगी, मगर दिल्ली शहर का
व्याख्यान नहीं खत्म होगा। तो दिल्ली पे मैं जरूर कुछ लिखना चाहता था, और फिर उसमें मुझे एक चीज जो अगेन कहीं ना कहीं एक इमोशनल चीज रह जाती है कि हम जब मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल जो 20th सेंचुरी का, जो 1947 में हमको आजादी मिली, तो उसमें चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो नेहरूवियन वालों को कोई बात करे, चाहे कोई नेताजी की बात करे, सुभाष चंद्र बोस की, चाहे भगत सिंह जी की बात हो, चंद्रशेखर आजाद जो रेवोल्यूशनरी साइड थी, सबका बहुत अच्छे से आपको साहित्य मिल जाएगा, फिल्में मिल जाएंगी, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा पढ़ने को। लेकिन 1857 जो कि एक ऐसा फ्रीडम स्ट्रगल था, कई लोग कहते हैं, रिसेंटली किसी मूवी स्टार ने कहा था कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले तो भारत था ही नहीं। तो अब ऐसे लोगों के लिए हम क्या जवाब दें, हमें तो पता नहीं है। इस सिंपल सा मैं ये बता दूं कि अगर आप सिर्फ कालिदास का कुमार संभवम पढ़ेंगे, तो उसमें वो कालिदास ने पूरे भारतवर्ष को एक राष्ट्र बनाकर उसको लिखा है। तो कहां कालिदास और कहां ये जो मॉडर्न मूवी स्टार बता रहे हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत नहीं होता था। तो वो एक आजादी की लड़ाई तो थी, वो एक डायरेक्शनलेस थी, दिशाहीन वो एक युद्ध था। जो लड़ रहे थे वो युद्ध, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो गरीब किसान थे, वो जिनके प्रति लड़ रहे, जिनके खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हीं की दास्तां में वो उन्होंने दशकों बिताए थे। लेकिन वो एक बहुत बड़ा युद्ध था और उसने हमेशा के लिए भारत के इतिहास को बदला। उस युद्ध के कारण जो कंपनी बहादुर या ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाती थी, उसके बजाय ब्रिटिश राज शुरू हुआ, जो सीधे क्वीन के नीचे। और उसी के शायद 40-50 साल बाद कांग्रेस पार्टी बनी, गदर पार्टी बनी। और जैसा कि मैंने अपनी किताब में लिखा, इट वाज ऑन द ग्रेवयार्ड ऑफ 1857 दैट द बीकन्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट वर सोन, द सीड्स वर सोन। वो 1857 के जो शहीद थे, उनके जो शमशान घाट थे, उन पर इमारत खड़ी हुई है मॉडर्न इंडिपेंडेंस की लड़ाई की। लेकिन अगर आप 4-6 नाम ले लें, अगर आमिर खान की जो फिल्म आई थी मंगल पांडे, आप वो हटा दें, एक शशि कपूर की फिल्म आई थी जुनून, वो हटा दें, और एक आध शायद और कहीं आप मिर्जा गालिब वगैरह देख लें, वो भी बड़ा इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो आप आश्चर्य होगा जयप्रकाश जी कि आपको सिवाय शायद मंगल पांडे के, बाबू कुंवर सिंह के, रानी लक्ष्मीबाई के, तांत्या टोपे के, नाना साहब के, ये 5-7 नामों के बाद जिस युद्ध में 80,000 से ज्यादा सेनानी हमारे देश के मारे गए, हमारे पास 10 नाम नहीं है आज। उसकी कहानी कौन उठाकर लाएगा? जितना भी लिटरेचर लिखा गया है वो सारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने लिखा है, और मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, मैं कहानीकार हूं, तो इसलिए मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करता हूं कि मैंने कुछ इतिहास को दोबारा से मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 1857 की लड़ाई पे बहुत कम काम हुआ था। तो मेरा ये जो इच्छा थी दिल्ली पे लिखने के लिए, गालिब, मीर तकी मीर को भी किसी तरह उसमें ले आए, और 1857 की लड़ाई भी हो, तो ये सारी चीजें मिल के आई थिंक एक बड़ी खूबसूरत सी उपन्यास 3 लिख पाए। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने काशी को, जो शिव की नगरी है, देवादिदेव महादेव की, और दिल्ली के बारे में ये है कि द सिटी ऑफ योगिनीज है। यहाँ पे जो जितनी भी देवियाँ हैं और उनका जो तात्विक रूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, वो मिलता है यहाँ। जो तंत्र साधना के मानने वाले लोग हैं, वो सिटी ऑफ योगिनीज के रूप में इसको देखते हैं, और वो ये मानते हैं कि यह धरती जो है ऐतिहासिक तौर पे निश्चित रूप से, जैसा कि खंडोबन की आपने बात की, इंद्रप्रस्थ की बात की, पांडव के समय की बात की, तो यह अपने आप में बहुत ही अलौकिक धरती का जी जी जी। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अगले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इस पर कौन सी किताब आ रही है, और आपके लिखने की गति क्या है? क्योंकि कितने समय में किताब लिखते हैं, एक दूसरा, क्या जब आप किताब को शुरू करते हैं तभी आपके दिमाग में होता है कि इसकी ट्रायलॉजी बनेगी? क्या इसकी कहानियां पहले से तय करते हैं, या आप लिखते जाते हैं और फिर उसको एक्सटेंड करते जाते हैं? जी, तो आपके आखिरी सवाल का सबसे पहले उत्तर दे देता हूं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो कई बार लोगों ने पूछा कि आप
क्या पूरा का पूरा प्लॉट आपके मन में आ जाता है? तो हमने कहा कि हमारा ऐसा सुपर कंप्यूटर नहीं है दिमाग कि हम 3 किताबों का पूरा प्लॉट एक बार में सोच लें। तो किसी ने मैंने कहीं पढ़ा था कि एक उपन्यास लिखने का, अंग्रेजी में ही पढ़ा था कि एक उपन्यास लिखने का प्रोसेस अधिकतर लेखकों के लिए ऐसा होता है जैसे आप रात में हेडलाइट चला के गाड़ी चलाते हैं। आपको थोड़ी डिस्टेंस तक दिखता है, लेकिन अगर आप ध्यान से चलाते रहें तो आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो मेरे साथ भी यही होता है, एक ब्रॉड लैंडस्केप जिसको कहा जाए कि एक मोटा मोटा कि मैं किस दिशा में लिखना चाहता हूं, किस बारे में लिखना चाहता हूं, क्या तथ्य उजागर करना चाहता हूं, क्या डायरेक्शन लेना चाहता हूं, सोसाइटी को मैं किस तरह से इंपैक्ट करना चाहता हूं, जो भी मैं अपने तुच्छ ढंग से कर पाऊं। लेकिन वो मेरा क्या, मैं कोई भी किताब सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखने में मुझे खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि जब तक मैं ऐसी किताब ना लिखूं जिसमें पढ़ने वाले को मनोरंजन के साथ साथ कुछ नया जानने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले, कुछ सामाजिक बदलाव, एक छोटी सी ही कोशिश हो लेकिन वो आए, तो वो ये मोटी मोटी चीजें मन में आ जाती हैं। उसके बाद तो फिर जब बैठते हैं लिखने तभी लिख पाते हैं। उस दिन मैं ये एक सोशल मीडिया चैनल पर एक बड़े लेखक को फॉलो करता हूं और बड़ी मुझे ईर्ष्या होती है उन लोगों को फॉलो करने में, क्योंकि वो लोग फुल टाइम लेखक हैं। और वो मुझे बड़ा लगता है कि यार कभी हम भी रिटायर होकर फुल टाइम लेखक बनेंगे। लेकिन उनको जब मैं देखता हूं, मैं कैसे लिखता हूं जयप्रकाश जी, आपको बताऊं, पूरा परिवार, देखिए मैंने कहा अभी आदिपुरुष देखने गया, पूरा परिवार, मैं नहीं जा पाया। तो शनिवार को दोस्त मिल रहे हैं, वहां नहीं मिलते हैं, बैठ के लिखते हैं। रविवार को लिखते हैं, कभी एयरपोर्ट लाउंज में अगर मन शांत हो गया, कुछ क्रिएटिव आइडिया आ गया तो वहां लिखने लगे, कभी फ्लाइट में लिख रहे हैं। ऐसे उपन्यास लिख पाते हैं हम, तब भी इतना प्रेम मिल जाता है रीडर्स का कि प्रभु की दया से लाखों प्रतियां बिकी। वो जो फुल टाइम ऑथर है, मैंने उनका देखा, उन्होंने डाला सोशल मीडिया पे एक महल की फोटो, और उस महल के गुंबद के नीचे वो बैठे हैं, तकिया वकिया सब टेबल वेबल लगी है, जूस वूस रखा है और नदी बह रही है पीछे। और फिर उन्होंने लिखा कि अगले 2 महीने ये मेरा घर होगा, कोई होटल था बहुत 5 स्टार, अगले 2 महीने ये मेरा घर होगा जिसमें मैं बैठ के अपनी अगली किताब को आरंभ करूंगा। तो मुझे इतनी ईर्ष्या होती है कि यार ये आरंभ करेंगे खाली 2 महीने में बैठ के। हम पढ़ रहे थे किताब एक और, तो उसमें जो बड़े नामी ग्रामी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्हीं की किताब थी अनसूटेबल बॉय, करण जौहर की। उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ कुछ होता है कि कहानी लिखने के लिए हम लंदन गए, अगर मुझे सही याद है, मुझे कोट मत करिएगा, लेकिन लंदन गए लिखने। तो मैं सोचता हूं कि यार एक कहानी लिखने के लिए अगर आप साल भर लंदन में रह सकते हैं तो फिर तो कहानी बहुत ही दमदार होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैं लिख पाता हूं वो प्योर लव फॉर द आर्ट, प्योर लव फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए प्रेम, लिखने के लिए, पाठकों के लिए, कहानियों के लिए प्रेम, यही करवा पाता है। वरना सुबह से शाम दफ्तर से लौट के थके मांदे बैठते हैं, उसमें शक्ति बचती नहीं है लिखने की। बस जैसा मैंने कहा, होली, दिवाली, 26 जनवरी, सैटरडे, संडे, एयरपोर्ट, फ्लाइट, जहां मौका मिलता है लैपटॉप निकालते हैं और लिखना शुरू हो जाता है। क्या बात है, बहुत बहुत मेरी मतलब शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूँगा जल्दी कोई और सीरीज आप शुरू करें, ऐसे ही आप लिखते रहें, पाठकों को, अपने प्रशंसकों को कुछ न कुछ देते रहें, और हमें भी जब अवसर मिले तो हमसे बातचीत होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय। बहुत 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 धन्यवाद।